तालिबान की रेंज से काबुल कितना दूर, कितना पास? क्या दिल्ली, तेहरान और मॉस्को बचा पाएंगे काबुल का किला? अफगानिस्तान की आग में पाकिस्तान और चीन का क्या होगा? तालिबान कैसे बना एशिया के बड़े मुल्कों के गले की हड्डी? देखिए अनुराधा प्रसाद के साथ एशिया का भस्मासुर, रात 8:56 पर। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। एशिया में एक ऐसा मुल्क है जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। वहां 20 साल तक जंग लड़ने के बाद अमेरिकी फौजियों को रात के अंधेरे में दबे पांव वापस लौटना पड़ा। जहां के फौजी तालिबान लड़ाकों के सामने सरेंडर करने में अपनी सलामती समझ रहे हैं। जहां की महिलाओं ने भी तालिबान के खिलाफ बंदूकें उठा ली हैं। जहां के बदलते हालात एशिया की बड़ी ताकतों की गले की हड्डी बने हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं अफगानिस्तान की। हिंदू कुश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर गहरी खाइयों तक, मैदान से लेकर तपते रेगिस्तान तक, अमेरिकी फौज तालिबान के खिलाफ 20 वर्षों तक लड़ती रही। इस जंग में अमेरिका को क्या मिला? संभवतः इसका हिसाब व्हाइट हाउस में बैठे मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने वाले जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी लगा रहे होंगे, और ब्रिटेन समेत वो देश भी जिनके फौजियों ने तालिबान से लड़ते हुए अफगानिस्तान की जमीन पर अपने प्राणों की आहुति दी। अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका तो चुपचाप वहां से खिसक गया। अब पूरा अफगानिस्तान हिंसा और खून खराबे की आग में जल रहा है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अफगानिस्तान के तेजी से बदलते हालात क्यों हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, ईरान समेत एशिया के कई देशों के डिप्लोमैट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ाए हुए हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत किस तरह से अफगानिस्तान के तरक्की और अमन पसंद लोगों की सांसें फुलाए हुए है। अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली की कूटनीति में क्या बदलाव होगा? कैसे पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो सकता है तालिबान? पड़ोसी मुल्क ईरान तालिबान का साथ देगा या खिलाफ खड़ा होगा? अफगानिस्तान की आग में कैसे अपनी रोटियां सेकने के फिराक में है चीन? आज हम ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम एशिया का भस्मासुर में। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के लिए डेडलाइन तय की गई थी 9 सितंबर 2021। यह वही तारीख है जब 20 साल पहले अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान में अपने आखिरी अड्डे बगराम एयरबेस को जिस तरह खाली किया है, उससे दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ सोच में पड़े हुए हैं। उधर अफगानिस्तान जंग का नया मैदान बना हुआ है, जिसमें अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं। अब तक मुल्क के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान के 398 जिलों में से 130 में अफगान फौज और तालिबान लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है। ऐसे में मुल्क के सिर्फ 75 जिले ही ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से अफगान सरकार का कंट्रोल है। आशंका जताई जा रही है कि महीने भर में तालिबान काबुल तक भी पहुंच सकता है। तालिबान की तूफानी रफ्तार से बढ़ती ताकत ने अफगानिस्तान के उन लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन किया है जो उदारवादी हैं और दुनिया के साथ कदम ताल करना चाहते हैं। पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में महिलाओं की हालात में भी सुधार हुआ है। उन्हें तालिबान की तंग सोच और काल कोठरी से बाहर निकलने का मौका मिला है। लेकिन तालिबान कट्टरपंथी फिर से महिलाओं और बच्चियों की तरक्की की राह में रोड़ा अटकाने लगे हैं। मजबूरन मुल्क की महिलाओं ने भी तालिबान के खिलाफ
बंदूक उठा ली है। अमेरिकी फौज के निकलते ही अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में इसी तरह तालिबान लड़ाके सड़कों पर दिख रहे हैं। कहीं कंधे पर रॉकेट लॉन्चर थामे, कहीं हाथों में ऑटोमेटिक राइफल लिए, कहीं गोला बारूद का जखीरा लिए। कुछ हफ्ते पहले तक जो कट्टरपंथी गुफाओं में छिपे रहते थे, उन्हें अब अफगानिस्तान में रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। तालिबान लड़ाकों के सामने अफगान फौजी या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर सरहद पार दूसरे मुल्कों में शरण ले रहे हैं। तालिबान कट्टरपंथी तेजी से अफगानिस्तान में शहर दर शहर कब्जा करते जा रहे हैं। अफगान सेना के 1000 से ज्यादा फौजी भागकर ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान की स्थिति जो आज से 20 साल पहले थी, जब अमेरिका ने इंटरवेन किया था, उससे भी स्थिति खराब हो सकती है। तो इसका जो मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वह अभी हो गए हैं। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अफगान गवर्नमेंट के फोर्सेस हैं वह ताजिकिस्तान में भाग रहे हैं, कुछ पाकिस्तान और ईरान में भाग रहे हैं, और कुछ लोग जो फोर्सेस थे गवर्नमेंट के वह तालिबान से भी मिल जा रहे हैं। अमेरिकी फौजों के रहते भी अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाकों पर तालिबान का कब्जा था। पहाड़ी इलाकों में तालिबान लड़ाकों से निपटने में अत्याधुनिक हथियारों से लैस अमेरिकी फौज को भी लोहे के चने चबाने पड़े। लेकिन अब अफगानिस्तान में हथियारबंद तालिबान को रोकने के लिए न अमेरिकी फौज है, न अफगान सेना में इतनी ताकत है कि वो तालिबान के सामने खड़ी हो सके। तालिबान लड़ाकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदगिज में एक जेल पर हमला कर अपने साथियों को आजाद करा देते हैं। क्योंकि कोई एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है जो तालिबान को रोक सके। अफगान आर्मी जो है वो इनके सामने खड़ी नहीं हो पाती है। इनको सपोर्ट है या ये अपने वायलेंस, अपने डर के जरिए, अपने खौफ के जरिए इन्होंने आम जनता में अपना सपोर्ट बनाया है। अफगानिस्तान का नक्शा तेजी से तालिबान के रंग में रंगता जा रहा है। मुल्क में लोगों का एक एक पल खौफ के साए में गुजर रहा है। लोगों के जहन में तालिबान की 20 साल पुरानी खौफनाक यादें सताने लगी हैं। तालिबान हुकूमत में मामूली गलती पर भी सिर कलम करने की सजा दी जाती थी। कोड़ों से बेरहमी से पिटाई जैसी सजा तो आम बात थी। ऐसे में तालिबान के बढ़ते कदमों ने अफगानिस्तान के ज्यादातर लोगों को मुल्क छोड़ने पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान की ओर पलायन करने लगे हैं, एक ऐसी जमीन की तलाश में जहां कम से कम जिंदगी तो महफूज रहे, जहां की खुली हवा में सांस ले सके, जहां हमेशा मौत का खौफ न सताता हो। ये देखिए, अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में एक संभावना यह भी है कि अफगानिस्तान में एक गृह युद्ध छिड़ सकता है। तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में किसी तरीके के सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तालिबान की बढ़ती ताकत ने अफगानिस्तान की महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। उनकी आजादी पर तालिबान का ग्रहण छाने लगा है। पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान की खुली आबो हवा में सांस ले रही महिलाओं ने अपनी बच्चियों के लिए बेहतर कल का सपना देखा था। उन सपनों को नई उड़ान भी मिलने लगी थी, लेकिन तालिबान के खौफ में मुल्क की महिलाएं सन्नाटे में हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तालिबान इस्लामिक कानून के नाम पर महिलाओं और बच्चियों के साथ कैसा सुलूक करता है, कैसे महिलाओं की जिंदगी नरक से भी बदतर बना देता है। 20 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक थी, महिलाओं को घर से बाहर काम करने की मनाही थी, पुरुष रिश्तेदार के साथ सार्वजनिक रूप से दिखने पर प्रतिबंध था। नियम टूटने पर कोड़े मारने से लेकर सिर कलम करने तक की सजा तय थी। तालिबान शासन में महिलाओं को पूरा शरीर ढक कर रखना होता था। गलती से पैर भी दिख जाने पर कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसे में अफगानिस्तान की तरक्की पसंद महिलाएं किसी कीमत पर अपनी आजादी में बट्टा नहीं लगने देना चाहती हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी बच्चियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होने देना भी नहीं चाहती हैं। अफगानिस्तान की महिलाएं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर मुल्क में तालिबान की दोबारा वापसी हो। ऐसे में महिलाओं ने बंदूक के साथ प्रदर्शन किया और जिहादी विरोधी नारे लगाए। तालिबान का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि हमारे देश में किस तरह का रूल होना चाहिए, उस रूल में उनके व्यूज टुवर्ड्स महिलाओं के तो हम सबको पता है कितने रिग्रेसिव है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, पढ़ने नहीं जा सकती, हमेशा बुर्के में रहेंगी, म्यूजिक अलाउड नहीं है इत्यादि।
हाल में तालिबानी लड़ाकों ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां सख्ती से शरिया कानून लागू करना शुरू कर दिया है। महिलाओं के घर से अकेले निकलने पर रोक लगा दी गई है और उनसे बुर्का पहनने के लिए कहा जा रहा है। अमेरिकी फौजों के जाने पर तालिबान न सिर्फ बम बारूद के दम पर तेजी से अपना विस्तार कर रहा है, बल्कि शरिया कानून के नाम पर खौफ का साम्राज्य भी खड़ा करने की कोशिशों में जुटा है। अफगानिस्तान में चल रहा गृह युद्ध खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। कूटनीतिज्ञों के लिए अफगानिस्तान शतरंज की एक ऐसी बिसात बन चुका है जिसमें उसके ज्यादातर पड़ोसी अपने अपने हिसाब से चाल चल रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में आज चली गई चाल तय करेगी कि अगले कुछ महीनों में दक्षिण एशिया में किसका पलड़ा भारी होगा और किसका हल्का। कूटनीति की इस बिसात पर एक ओर पाकिस्तान है और दूसरी ओर ईरान, एक ओर चीन है और दूसरी ओर भारत। इसमें रूस भी अहम किरदार निभाने की तैयारी में है। इसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक तेहरान पहुंच गए और ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात से कुछ देर पहले ही ईरान के विदेश मंत्री ने तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक कराई थी। ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एस जयशंकर रूस पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ हुई थी। एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान में हालात का सीधा कनेक्शन क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में साथ मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान में खूनी जंग रोकने की कोशिश में मॉस्को भी जुटा है। तालिबान की बढ़ती ताकत को दिल्ली, तेहरान और मॉस्को अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। The situation in Afghanistan occupied a lot of our attention because it has a direct implication for regional security. We believe that the immediate need of the day is really a reduction in violence. रूस की जमीन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान मुद्दे पर दिल्ली का रुख शीशे की तरह साफ कर दिया। उन्होंने बिना लाग लपेट के कह दिया कि भारत की पहली प्राथमिकता अफगानिस्तान में चल रहे खून खराबे को कम करने की है। दिल्ली की इन कोशिशों में मॉस्को भी मजबूती से खड़ा है। It's important for India and Russia to work together to ensure that much of the progress that we have seen in economic and social and democratic terms are maintained. We are both committed to an independent, sovereign, united and democratic Afghanistan. भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता बहुत गहरा है। इस रिश्ते की कहानी अफगानिस्तान में भारत की मदद से चल रही योजनाएं बयां कर रही हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन का निर्माण भारत ने ही करवाया है। साल 2001 में तालिबान के खात्मे के बाद अफगानिस्तान में भारत की चटक मौजूदगी रही है। वहां लोकतांत्रिक सरकार बनवाने में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब तालिबान के मिशन काबुल ने हिंदुस्तान को परेशान कर दिया है। दरअसल भारत को लगता है कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा तो इससे भारत के लिए आतंकवाद बड़ी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का गठजोड़ मजबूत होगा। अफगानिस्तान में भारत की पकड़ कमजोर हो सकती है। सामरिक और कारोबारी रूट के लिहाज से अफगानिस्तान बहुत ही अहम मुल्क है। भारत में, कश्मीर में इसका असर दिख सकता है, क्योंकि अगर फंडामेंटलिज्म वहाँ पे बढ़ता है, जो वहाबी आइडियोलॉजी है वह बढ़ता है, या फिर अलकायदा का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ता है, तो उसका असर हम कश्मीर में भी दिखेगा। पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान को विकास के हाईवे पर ले जाने के लिए भारत पूरी शिद्दत से जुटा है। स्कूल खोलने से लेकर सड़क बनाने तक, डैम बनाने से लेकर अस्पताल खोलने तक का काम भारत ने किया है। पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में $2 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो वहां चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट्स लटक सकते हैं।
भारत की नजर एक ओर अफगानिस्तान की हर हलचल पर है, तो दूसरी ओर उन खिलाड़ियों पर जो बदले शक्ति संतुलन में अफगानिस्तान में घुसने की फिराक में है। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हम बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, लेकिन अब जो नई अगर तालिबान सरकार के लोग तालिबान सरकार में आती है और सत्ता में आती है, अब कह भी सकते कैसे सिचुएशन होगा। उन्होंने तो कहा है कि पार शेयरिंग होगा, लेकिन कुछ पता नहीं आगे कैसे हालात होंगे। ईरान और अफगानिस्तान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की डोर में बंधे रहे हैं, लेकिन ईरान और तालिबान के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव वक्त के साथ आता रहा है। ईरान की सरहद का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है। वो साल 2015 का था। तालिबान के कब्जे वाले हिस्से में इस्लामिक स्टेट तेजी से फलने फूलने लगा। ऐसे में ISIS की आतंकी ब्रिगेड से अपनी सरहद को बचाने के लिए ईरान ने तालिबान के साथ भीतर खाने हाथ मिला लिया। वक्त के साथ इस गठजोड़ का विस्तार कूटनीतिक रिश्तों में हुआ। जब 2018 में ईरान ने सार्वजनिक रूप से तालिबान प्रतिनिधियों की मेजबानी की, लेकिन मौजूदा समय में जिस रफ्तार से तालिबान ताकतवर बनता जा रहा है, उससे तेहरान की टेंशन भी कम नहीं है। ईरान वहाँ पे डायलॉग की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पे ईरान चूँकि तालिबानी एक कंजर्वेटिव सुन्नी फोर्स है और ईरान में आप जानते हैं कि शिया की राजनीति है, तो वह एक मेजर डिवीज़न है। और चूँकि अफ़गानिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजी आर्मी ताजिकिस्तान के ओर जा रहे हैं और ताजिकिस्तान और ईरान के बहुत अच्छे कल्चरल रिलेशंस हैं, तो उसका सीधा असर ईरान पे भी पड़ेगा। तालिबान से बचने के लिए अफगानिस्तान के लोग ईरान की सीमा में शरण ले रहे हैं। ऐसे में ईरान पर शरणार्थियों का बोझ भी बढ़ने लगा है। ईरान जहां एक शिया मुल्क है, वहीं तालिबान एक कट्टर सुन्नी सेना है। ऐसे में तेहरान न तो तालिबान को खुलकर समर्थन देने की राह पर आगे बढ़ेगा, न ही विरोध कर अफगानिस्तान से लगी 900 किलोमीटर की सीमा पर नया मोर्चा खोलना चाहेगा। इसीलिए तेहरान तालिबान के साथ बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटा है। जाहिर है कि इस तरीके के एंगेजमेंट को ईरान करना चाह रहा है ताकि जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अपने एंगेजमेंट को बनाए और इस तरीके से वो अपने ऊपर आने वाले किसी भी तरीके की जो सिक्योरिटी रिलेटेड इम्प्लिकेशंस और जो रिफ्यूजी से संबंधित जो चुनौतियां हो सकती हैं उससे अपने आप को बचा ले। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद रूस को भी क्षेत्र में संभावना दिखने लगी है। तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया में रूस बहुत पहले से रहा है। मॉस्को में पहले भी कई मेल मुलाकात हो चुकी है। दरअसल रूस तालिबान को अपने करीब बुलाकर दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो अमेरिका की तरह किसी मुल्क को उजाड़कर उसके हाल पर छोड़कर चुपचाप खिसकने में नहीं, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर भूमिका निभाने में यकीन करता है। भारत, ईरान और रूस अफगानिस्तान की आग को बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का करीबी पाकिस्तान क्या चाहता है? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने मुल्क की ओर बढ़ते खतरे को भांप रहे हैं या फिर वो तालिबान को हवा देकर आग से खेलते रहेंगे? ये सवाल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि तालिबान को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की रही है, जिसने तालिबान कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक मुहैया करवाया। 90 के दशक में अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया तो उसकी हुकूमत को 3 देशों ने मान्यता दी थी। उस लिस्ट में पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। लेकिन तालिबान के तेवरों से तो यही लग रहा है कि वो कहीं पाकिस्तान के लिए भस्मासुर न साबित हो जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सरहद है। जैसे जैसे तालिबान का हमला तेज होता जा रहा है, अफगानिस्तान से भागकर लोग पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में शरण ले रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का बड़ा हिस्सा खुला हुआ है, जहां से आना जाना बहुत आसान है। बिगड़े हालात में पाकिस्तान के लिए अफगान शरणार्थियों को रोकना आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका अगर किसी भी देश पे पड़ेगा दक्षिण एशिया में, तो वह है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से उनका जो एक अम्बिलिकल कोड होता है वह कनेक्टेड है। पाकिस्तान और
जो तालिबान है वहाँ पे हक्कानी नेटवर्क जो है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान आर्मी का वहाँ पे तालिबान पे इन्फ्लुएंस है, तो वह वहाँ पे पाकिस्तान में भी वहाँ पे उसकी जो सिक्योरिटी कंडीशन है उसको ख़राब हो सकता है, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किसी कंट्रोल में नहीं रहते हैं और वह इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों की वजह से पहले से ही पाकिस्तान पर भारी आर्थिक बोझ है। अफगानिस्तान से आए शरणार्थी सरहदी इलाकों में नहीं बल्कि पाकिस्तान की शहरी आबादी के साथ घुल मिल चुके हैं। अब पाकिस्तान नए शरणार्थियों का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के सामने दो तालिबान हैं, एक अफगान तालिबान और दूसरा पाकिस्तान तालिबान, जिसे तहरीक तालिबान भी कहा जाता है। अफगान तालिबान से तो इस्लामाबाद की केमिस्ट्री बेहतर रही है, लेकिन पाकिस्तान तालिबान इस्लामाबाद के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है। बदले समीकरण में अफगान तालिबान के ताकतवर होने के साथ ही तहरीक तालिबान की आतंकी ब्रिगेड के हौसले भी बुलंद होने तय हैं, जिससे पाकिस्तान में आतंकी हमलों की रफ्तार बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान का जो चैलेंज है, अपने देश के अंदर जो तालिबान हैं उनको दबाना, उनको निकालना, राइट। अब बात रही अफगानिस्तान की। अगर अफगानिस्तान में जो अफगानी तालिबान हैं वो ताकतवर होते जा रहे हैं, राइट, और उन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है उस तालिबान, उसके साथ रिश्ते हैं पाकिस्तान के, राइट, अच्छे, पॉजिटिव। अब बात यह है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान स्ट्रांग होता जा रहा है तो जो पाकिस्तान के अंदर एक दूसरा गुट है, एक और तालिबान का, जो कि पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है, इसको इमरान खान और पाकिस्तान कैसे हैंडल करेंगे? अफगानिस्तान डुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है और पाकिस्तान से लगी सरहद और सिंध नदी के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है। ऐसे में पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं काबुल में हुकूमत स्थापित करने के बाद तालिबान ये न कहने लगे कि 128 साल पुरानी डुरंड लाइन को नहीं मानते और आज की तारीख में पाकिस्तान के नक्शे में शामिल पेशावर, क्वेटा और मीरान शाह जैसे शहरों पर दावा करने लगे। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल तो आम कहां से होए। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। समय समय पर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात की है। इस कूटनीति का सबसे ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक जमाने में तालिबान खान कहा जाता था, क्योंकि वो तालिबानी आतंकियों के बड़े शुभचिंतकों में से एक हुआ करते थे। लेकिन अब उनके मुल्क के लिए तालिबान ही भस्मासुर बनता जा रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर बीजिंग की भी बाज की तरह नजर गड़ी हुई है। दरअसल अफगानिस्तान में एंट्री का मतलब है एशिया के सभी अहम कारोबारी रास्तों तक पहुंच पाना। चीन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की गर्भ में छिपे अकूत खनिजों को भी चीन लालच भरी नजरों से देख रहा है। ऐसे में बीजिंग वाया इस्लामाबाद काबुल से रिश्ता जोड़ने की स्क्रिप्ट पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अफगानिस्तान खून खराबे के बीच त्राहिमाम कर रहा है और चीन के राष्ट्रपति मुश्किलों में फंसे इस मुल्क में फायदे का हिसाब लगा रहे हैं। चीन को अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थेरियम का बड़ा भंडार है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन तक आंकी जा रही है। ऐसे में चीन की रणनीति अफगानिस्तान में विकास का सब्ज बाग दिखाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की है। इसके लिए चीन पाकिस्तान रूट इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, चीन जो अफगानिस्तान में पॉलिसी अपनाएगा वह पाकिस्तान के साथ बढ़ेगा, पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेगा। वह पाकिस्तान को वहाँ पे एक तरह से एंटेगोनाइज करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वह अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वहाँ पे जो माइंस हैं, मिनरल्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसको वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसके जो प्रोजेक्ट हैं BRA के, उसको वहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तालिबान भी चीन को अफगानिस्तान का दोस्त बताने लगा है। वो बीजिंग से राबता कायम करना चाहता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन का कहना है कि चीन अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए देश में निवेश कर सकता है। चाइनीज निवेश और कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा का भरोसा तालिबान देने लगा है, क्योंकि तालिबान अच्छी तरह जानता है
कि काबुल पर कब्जे के बाद विरासत में उसे एक उजड़ा हुआ मुल्क ही हाथ लगेगा, जिसके पुनर्निर्माण की मुश्किल जिम्मेदारी उसे लेनी होगी। लेकिन इस मदद के बदले चीन चाहता है कि तालिबान उन संगठनों से रिश्ता तोड़ ले जो उसके शिनजियांग प्रांत में उइगुर आतंकियों की मदद करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से चीन के लिए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM परेशानी का बड़ा सबब बना हुआ है। इस आतंकी संगठन ने शिनजियांग प्रांत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के बहुत सारे ऐसे आतंकी हैं कि जो कि अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं और अफगानिस्तान को अपना बेस बना करके वो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में खतरा पैदा कर सकते हैं। तो चाइना की चिंता ये भी है कि यदि तालिबान के ETIM के साथ संबंध और अधिक गहरे होते हैं तो वो जिनजियांग प्रोविंस में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसी वजह से चाइना तालिबान के साथ एंगेज करके वो ETIM के ऊपर भी एक लगाम लगा के रखना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसकी कामयाबी और सुरक्षा के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में जिनपिंग अच्छी तरह जानते हैं कि अफगानिस्तान में बगैर शांति के उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन चीन ये भी अच्छी तरह से जानता है कि आतंकी संगठन बैकफायर करने में भी देर नहीं लगाते और तालिबान के साथ भी उसे ये डर हमेशा सताता रहेगा। अफगानिस्तान में चीन अपना मतलब देख रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां तालिबान आएगा या कोई और, वहां लोकतंत्र की हत्या होगी या तालिबान का इंसानियत को शर्मसार करने वाला अंधा कानून पनपेगा। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने फायदे से। इसके लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और इमरान खान के तालिबान से गहरे ताल्लुकात हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीन ऐसी कूटनीति पर आगे बढ़े जिसमें संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले अफगानिस्तान में शांति सेना भेजने का प्रस्ताव हो। मतलब मुश्किलों में फंसे अफगानिस्तान में मदद के नाम पर चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कवायद करे। उधर अमेरिका से अफगानिस्तान के हटने के बाद कूटनीति का एक त्रिकोण दिल्ली, तेहरान और मॉस्को के बीच मंथन जारी है, जो बातचीत के जरिए खून खराबा रोकने की कोशिशों में जुटा है। दूसरा त्रिकोण बीजिंग, इस्लामाबाद और तालिबान का है, जिसमें मदद के नाम पर अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश हो रही है। तालिबान मसले पर बीजिंग और तेहरान के बीच की कूटनीतिक हॉटलाइन पर भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल तो हम यही चाहेंगे कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान में खून खराबा रुके, वहां के लोगों को तालिबान के जुल्म सितम से बचाने का कोई सर्वमान्य रास्ता निकले। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और दिखाएंगे कैसे दो मुल्क एक साथ चले, एक बना लोकतंत्र का स्वर्ग, दूसरा आतंकियों का स्वर्ग। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।